अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबका ज़ीशान उस्मानी और आप लोग मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये वीडियो है डिजिटल पाकिस्तान के ऊपर। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव रिसेंटली भी लॉन्च हुआ है। तानिया इदरूस और उनकी टीम आई है जो उसके ऊपर काम कर रही है। तो मुझे जान के बड़ी खुशी हुई। डिजिटल पाकिस्तान वक्त की ज़रूरत है। हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन अभी भी इस पर काम किया जाए तो कुछ बुरा नहीं। देर आयत दुरुस्त आयत। मैंने उनकी टीम को ईमेल भी की। डिजिटल पाकिस्तान जो उन्होंने ईमेल शेयर किया था पीएम ऑफिस का, तानिया इदरूस को पर्सनल ईमेल भी की, लेकिन ज़ाहिर बात है वो लोग बिज़ी होंगे, उनकी टीम बिज़ी होंगी, तो उनका जवाब नहीं आया। तो मैंने ये सोचा कि बजाय इसके कि मैं वेट करूं कि कब उनका जवाब आएगा, कब मैं उनको सजेशन दूंगा या कब कोई मुलाकात की सूरत निकलेगी। आजकल वैसे इंटरनेट का दौर है, तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ जिसमें जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो ख़यालात हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, वो सब आपके सामने रख देता हूँ। जब भी उनको टाइम मिलेगा वो लोग सुन लेंगे, या कोई भी शख्स जो उस टीम में काम कर रहा है वो ये वीडियो देख के उनको जो मेरी सजेशंस हैं उन तक पहुँचा सकता है। मानना या ना मानना, अमल करना या नहीं करना, ये सब तो उन लोगों के हाथ के अंदर है, लेकिन कम से कम मैं मुतमईन हो जाऊँगा कि मैंने एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से अपने फ़र्ज़ को पूरा किया। तो ये वीडियो है डिजिटल पाकिस्तान के बारे में, चंद गुजारिशात हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बात पहले क्लियर कर दूँ कि मैं पॉलिटिकल एग्नोस्टिक हूँ। 41 साल मेरी उम्र है, मैंने आज तक वोट नहीं दिया और कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती कि ज़िंदगी में आइंदा कभी दूँगा। ये एक अलग बहस है कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जो इस वीडियो का मकसद नहीं है। लेकिन मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज तक पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैंने किसी ओहदे के ऊपर काम भी नहीं किया, जॉब भी नहीं की डायरेक्टली। दोस्ती सब लोगों से, बातें सब लोगों से होती हैं, लेकिन कोई किसी सरकारी ओहदे के ऊपर मैंने आज तक काम नहीं किया। तो अब लोग ये ना समझिएगा कि किसी एक पार्टी की सपोर्ट के लिए और दूसरी पार्टी के ऊपर तनकीद के लिए। इस वीडियो का वाहिद मकसद ये है कि डिजिटल पाकिस्तान में कुछ लोग आ रहे हैं जिनके पास हिम्मत भी है, वलवला भी है, जज्बा भी है, विजन भी है और मुल्क के लिए कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हैं। तो हम सब मिलकर किस तरह उनको सपोर्ट कर सकते हैं कि इस विजन के अंदर हम उनकी मदद कर सकें। इस वीडियो का सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद एक मकसद यही है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिस तानिया इदरूस का कि वो गूगल छोड़ के सिंगापुर से पाकिस्तान आई और हमारे मुल्क के लिए कुछ काम करना चाहती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार हैं और आपके लिए दुआ गो भी हैं। अल्लाह आपको जो कुछ भी आप सोचते हैं उन तमाम चीज़ों में कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। दूसरी चीज़, आपका जो नारा है मुझे बड़ा पसंद आया, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट। इसके लिए एक छोटी सी चेंजेस कर लें। इंटरनेट को सबसे पहले ले आएँ। इंटरनेट, रोटी कपड़ा और मकान। अगर आप इंटरनेट लोगों को दे देंगे ना इस मुल्क के अंदर, तो उनको रोटी भी मिल जाएगी, उन्हें कपड़ा भी मिल जाएगा और उन्हें मकान भी मिल जाएगा, और हमें इन तमाम बातों को सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जनरली हम अपने माशरे के अंदर क्या करते हैं, हम माशरे के अंदर वो चीज़ें पहले प्रोवाइड कर देते हैं जो सबसे आखिर में मिलनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हम माशरे के अंदर सबसे ज़्यादा बात करते हैं डिफेंस की, सिक्योरिटी की और सेफ्टी की। ये सबसे पहले दे देते हैं। हम ये नहीं देखते बंदा जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, जहल रह गया है। हम ये नहीं देखते कि बंदा बीमार हो गया है। हम ये नहीं देखते कि बंदे के पास माशी हालात कैसे हैं, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं, जॉब है या नहीं। हमें सेफ्टी की सबसे ज़्यादा फ़िक्र रहती है। ऐसे बीमार, कमज़ोर, लागर, अनपढ़ इन तमाम लोगों को अपनी सेफ्टी प्रोवाइड कर भी दी तो बेचारे आगे ज़िंदगी में कितनी दूर तक चल सकेंगे। बिल्कुल यही मामला इस तरह यहाँ पर है। रोटी कपड़ा मकान, इसको आप छोड़ दीजिए। ये खुदा का काम है और ये बड़ा मसला होता है किसी भी इंसान को किसी के लिए पूरा पढ़ना। स्टेट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप इंटरनेट सबसे पहले अगर दे देंगे तो बंदा खुद अपने लिए रोटी भी ढूंढ लेगा, कपड़ा भी ढूंढ लेगा और मकान भी ढूंढ लेगा। आप इंटरनेट के ऊपर फोकस करें, बड़ी कामयाबी इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगी। सबसे पहले एक अजीब सा नोट, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है, उससे शुरू करना चाहता हूँ। आपने ये डिजिटल पॉलिसी रिलीज़ की है जिसको मैंने तफसील से पढ़ा है, 24 पेज के ऊपर डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम से। बिल्कुल ऐसी एक पॉलिसी बिल्कुल सेम टाइटल के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 2017 में रिलीज़ की थी, 28 पेज की। इस पॉलिसी के अंदर, आपकी रिलीज़ की हुई पॉलिसी के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। इसमें 24 पेज हैं जो आपने रिलीज़ किए, पिछले वाले में 28 पेज थे, कुछ पैराग्राफ आगे पीछे हो गए। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जाने से एक हफ़्ता पहले अप्रूव की थी, अनूशा रहमान ने इसको प्रेजेंट किया था, और ये बिल्कुल सेम पॉलिसी है। बताने का मकसद तनकीद नहीं है, बताने का मकसद इतना है कि अकल के लिए नकल के लिए थोड़ी सी अकल चाहिए होती है। जिस लोगों ने भी ये आपको बना के दिए उन्होंने उनमें इतनी अकल भी नहीं है। मिसाल के तौर पे इसमें लिखा हुआ है, जो 2017 में पॉलिसी रिलीज़ हुई, कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान 4th लार्जेस्ट कंट्री था फ्रीलांसर्स के ऊपर और डेस्क के ऊपर। वो रेफरेंस भी नहीं मिल रहा। अब 2019 में भी ये हमने रिलीज़ किए और एग्जैक्ट सेम वर्ड्स लिखे हुए हैं, प्रीएम्बल में वही पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब पता नहीं चल रहा जो पिछले 3 सालों की बात हो रही है और डेस्क के ऊपर बेस्ट कंट्री जो पाकिस्तान है 3 सालों में, वो कौन से पिछले 3 साल हैं? वो 2014, 15 और 16 हैं या 2016, 17 और 18, इसका पता नहीं चल रहा। इसी तरीके से इसमें लिखा हुआ है कि पिछले 3 सालों के अंदर पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट 70% के हिसाब से उसने ग्रोथ किया। अब ये भी पता नहीं चल रहा, बिकॉज दोनों पॉलिसी आई कि 2 साल पहले भी सेम पब्लिश हुआ है पैराग्राफ कि वो 3 साल जो हैं वो कौन सी बात हो रही है।
इसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान की पॉपुलेशन 200 मिलियन है, अभी सेंसस हुआ है 2017 के अंदर, उसके हिसाब से 207 मिलियन है, जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड है उसके हिसाब 216 मिलियन है। तो दो चार चीज़ों को चेक कर लीजिए, क्योंकि 2000 से मैं पाकिस्तान की ICT पॉलिसीज़ को पढ़ रहा हूँ, और ये कॉपी पेस्ट जो जॉब है इससे बड़ा तंग आ चुका हूँ, शदीद किस्म का। अब सारी पॉलिसीज़ उठा के देख लीजिए, सेम पॉलिसी होती है, अगले साल नई गवर्नमेंट आती है, नए सेक्रेटरी साहब आते हैं, सिर्फ सेक्रेटरी का नाम चेंज हो जाता है, बाकी पूरी कॉपी पेस्ट होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि एक आध पैराग्राफ बढ़ा देते हैं, उसमें ई गवर्नेंस का इजाफा कर देते हैं, कभी ई जस्टिस का इजाफा कर देते हैं, कभी ई एग्रीकल्चर का इजाफा कर देते हैं। बेसिक जो इंटेंट और जो बेसिक कॉन्टेक्स्ट होता है वो बिल्कुल सेम होता है, और वही कॉपी पेस्ट हम पिछले 19 सालों से देखते हुए आ रहे हैं। आप आई, आपकी टीम आई, इतना ज़बरदस्त लॉन्चिंग हुई, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम जो पॉलिसी पेपर होगा, भले वो 2 पैराग्राफ हों, भले वो 4 पेजेस हों, ये बात नहीं है कि उसकी कितनी बड़ी मुझे उसकी हम फाइल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो, लेकिन वो आपने कम से कम अपने हाथ से लिखी हुई हो, आपकी टीम ने खुद बनाई हुई हो, और आपको पता हो आप क्या कर रहे हैं। पहले कॉपी पेस्ट के अंदर जॉब के अंदर कम से कम सेक्रेटरी का नाम होता था कि आदमी दिल खोल के उसको दुआई दे सकता था, अब वो नाम भी गायब कर दिया, अब किसी का नाम नहीं है, कोई हाथ नहीं है जो बंदा पकड़ सके, कोई गिरेबान नहीं है जो बंदा खींच सके, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बेनाम सी पॉलिसीज़ पता नहीं कहाँ से आती हैं और हम पाकिस्तानियों के ऊपर लगाने की कोशिश की जाती है, और जिसका कोई सरोपेट नहीं होता। क्रेडिबिलिटी एक बहुत अहम चीज़ है जो शुरू में आपको चाहिए, और आगे आपको बहुत ज़्यादा साथ देगी, आपका और आपकी टीम का भी। आप अगर देखें शुरू में तो 1980 के अंदर USAID ने यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेज प्रोग्राम के ऊपर कोई फंडिंग वगैरह की थी, प्रोग्राम लॉन्च किया था, क्या हुआ किसी को नहीं पता। फिर वो STDC स्टेडेक के नाम से टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन शुरू हुई थी, वो भी गायब हो गई। जिन प्रोजेक्ट्स को दिया अभी 30 साल हो गए उस बात को, और अभी तक उनका कोई आउटपुट नज़र नहीं आया। फिर HEC ने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉस्क के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेज के ऊपर काम किया, और वो भी सब के सब ख़त्म हो गई। आप ज़रूर पढ़िए पेपर्स को। डॉक्टर सानिया निश्तर जो आजकल एहसास प्रोग्राम के अंदर हैं, हार्ट फाइल वाली, ये केयर टेकर मिनिस्टर थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 2003 के अंदर, यादश व खैर। तो इन्होंने जाते हुए हैंड ओवर पेपर्स लिखे थे कि मिनिस्ट्रीज़ में उन्होंने क्या देखा, कौन सी चीज़ें सही थी, कौन सी गलत थी, और कौन कौन से चैलेंजेस थे। अब ज़रूर पढ़ें जो हैंड ओवर पेपर डॉक्टर सानिया निश्तर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के ऊपर उन्होंने लिखे थे, उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है वो समझने में आपको आसानी हो जाएगी। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि तनकीद करना बहुत आसान काम है, ये तो छोटी सी बात थी पॉलिसी की जो मैंने आपसे बता दी, ये क्रेडिबिलिटी के लिए आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। तो तनकीद करना आसान होता है, करना काम मुश्किल होता है, और आप जिस जगह से शुरू कर रही हैं पाकिस्तान में, आप बहुत मुश्किल वक्त के ऊपर आई हैं, और पाकिस्तान बड़ी मुश्किल जगह के ऊपर है। पाकिस्तान जो वाहिद इंडेक्स है दुनिया के अंदर जिसमें थोड़े अच्छे लेवल के ऊपर है, वो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, जिसमें पाकिस्तान का नंबर 5वां है 165 मुल्कों में। इसके अलावा तमाम इंडेक्सेस के अंदर पाकिस्तान का बुरा हाल है। कंपिटिटिवनेस जो रैंक है उसमें पाकिस्तान का 107 नंबर है 140 मुल्कों में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 149 है 188 मुल्कों के अंदर। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में हम 93 नंबर के ऊपर हैं आउट ऑफ 111। लिटरेसी रेट में हम 135 के ऊपर हैं आउट ऑफ 150। बाई द वे पाकिस्तान में लिटरेसी रेट ऑफिशियल जो एस्टीमेट है उसके हिसाब से 53% है। इसका मतलब तकरीबन 92 मिलियन पाकिस्तानीज़ हैं जो अपना नाम उर्दू में नहीं लिख सकते। तो डिजिटल पाकिस्तान की डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं तो उन लोगों के बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि उन तक ये डिजिटल लिटरेसी के फ़वाइद, डिजिटल पॉलिसी के जो भी समरात होंगे वो किस तरीके से पहुँचाएंगे। हेल्थ एक्सपेंडिचर में पाकिस्तान का नंबर 187 है 192 मुल्कों में से। इकोनॉमिक फ्रीडम में हम 131 नंबर पर आते हैं 180 मुल्कों में से। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 67 पर हैं 156 में से। फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा 58 नंबर है 62 मुल्कों में से, बिल्कुल बॉटम लोअर के अंदर हम लोग आते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 108वें नंबर पर हैं 190 में से। लेबर फोर्स में हम 120 नंबर पर हैं 141 में से। इन्फ्लेशन में हम 161 नंबर पर हैं 226 मुल्कों में से। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारा 107 नंबर है 180 मुल्कों में से। प्रेस फ्रीडम में 142 नंबर के ऊपर आते हैं 180 मुल्कों में। डेमोक्रेसी में 112वें नंबर पर आते हैं 167 मुल्कों में से। लीस्ट कनेक्टेड कंट्रीज़ में 142 नंबर पे आते हैं 166 में से। ICT डेवलपमेंट में 148वां नंबर है 176 में से। और ग्लोबल कनेक्टेड इंडेक्स में हम 76 पर आते हैं आउट ऑफ 79। और ये कोई बहुत अच्छी स्टेट्स नहीं है। पाकिस्तान वाकई में इतनी बुरी जगह पे खड़ा हुआ है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप इन चीज़ों से इसको मुल्क को आगे कैसे लेके जाती हैं। ये तो बात हो गई इस वक्त हम कहाँ पर हैं। किसी भी जगह का हम मंजिल का तयन करते हैं, विजन की बात करते हैं तो 3 चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं जानना। हम कहाँ खड़े, हमें ये नहीं पता होगा हम खड़े कहाँ हैं तो हम कोई बात नहीं कर सकते, हमें जाना कहाँ पर है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहली बात हम खड़े कहाँ पर हैं, अपनी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनका हमें एहसास होना चाहिए। फिर दूसरी बात कि हमारा विजन क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं। एंड तीसरा हाउ टू गेट देयर, वो रास्ता क्या होगा। आप कोशिश करें कि आप इम्पैक्ट के ऊपर फोकस करें
और जो कुछ भी कहें वो क्वांटिफाइबल टर्म्स के अंदर हो। मिसाल के तौर पे अगर हम इस पॉलिसी पे काम करेंगे तो अगले 5 सालों में 20 लाख लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इतनी हो जाएंगी, पाकिस्तान में इतनी कंपनीज की तादाद जो होगी कंपनीज़ की उतनी बढ़ जाएगी, फला इंडेक्सेस के अंदर इतने परसेंट पॉइंट इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जाने के बाद कम से कम हम देख सकते हैं कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो हमें आपकी ये फ़िक्र नहीं है कि आपकी विजन स्टेटमेंट क्या होगी। हमें पता है आपके पास वलवला भी है, जज्बा भी है, अहलियत भी है, काबिलियत भी है, काम करना भी चाहती हैं, सब कुछ है, आपकी टीम भी आपके पास अच्छी है, आपको प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से मैंडेट भी मिला हुआ है। हमें फ़िक्र है आपकी लेगेसी स्टेटमेंट की। पाकिस्तान में होता ये है कि इंस्टीट्यूट्स पे काम नहीं होता। मेरे एक एडवाइज़र थे, उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी बात बताई कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन पाकिस्तान इफ़ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हु विल टेक द क्रेडिट। तो क्रेडिट कोई भी लेना चाहे उसको दे दीजिए, अपने पास से कामों को निकालें, छोटे छोटे क्विक विंस करें, उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हवाले कर दें, ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दें, दूसरे डिपार्टमेंट्स के हवाले कर दें, देते रहें दूसरों को। तो हमने ज़्यादा फिक्र इस बात की कि आपकी लेगेसी स्टेटमेंट क्या होगी जब आप चली जाएंगी 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी अपना काम पूरा करके चली जाएंगी, तो व्हाट वुड बी लेगेसी स्टेटमेंट, हाउ वी वुड एड्रेस यू, हाउ वुड रिमेंबर यू कि मिस्तानिया आई थी, उन्होंने क्या काम किया और क्या काम करके मुल्क के लिए चली गई। तो उसके ऊपर आप ज़रूर फोकस करें। कुछ एग्जांपल्स आप देखें इसके अंदर, इम्पैक्ट के अंदर आप कि बंदों की वजह से कितना असर पड़ता है। डॉक्टर अताउर रहमान HEC से चले गए, HEC का हाल सबको पता है। डॉक्टर जावेद लगारी ज़ेबिस से चले गए, ज़ेबिस का हाल सबको पता है। डॉक्टर उमर सैफ पंजाब IT बोर्ड से चले गए, पंजाब IT बोर्ड का भी बुरा हाल हो गया, ITU में से फैकल्टी छोड़ के जा रही है, प्लान 9 को भी फंडिंग मिलना बंद हो गई। ये सारे के सारे जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो बहुत अच्छी इंटेंट नियतों के साथ शुरू होते हैं, वो कहीं के नहीं रहते क्योंकि वो इंस्टीट्यूट्स डेवलप नहीं हो पाते। और चैलेंज बाकी लोगों को भी आया है, आप भी नहीं है, आपको भी सेम चैलेंजेस आएंगे। तो आप कोशिश करें कि जो भी हम बात करें विजन के ऊपर, इम्पैक्ट के ऊपर, वो क्वांटिफाइड टर्म्स के ऊपर हो, जिसको आप भी कैलकुलेट कर सकें, हम भी कैलकुलेट कर सकें और मुल्क का फ़ायदा हो। क्योंकि पिछले 70 साल से मुल्क में जितने भी लोग आते हैं, वो इस तरह लगता है कि हम लोग ट्रेड मिल के ऊपर भाग रहे हैं। कोई बोलता है हम 40 मील आगे निकल गए, कोई बोलता है 60 मील आगे निकल गए, कोई बोलता है हम 20 मील चलें। लेकिन जब आप नीचे देखते हैं तो वहीं के वहीं खड़े होते हैं जहाँ पर स्टार्ट हुए होते हैं। और हम नहीं चाहते कि इस मरतबा इतनी ज़्यादा होप्स हैं, और हम इस बड़ी हम कोशिश के अंदर भी हैं क्योंकि ऑटोमेशन आ रही है। इंडिया ने तमाम काम किया सर्विसेज और बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग के ऊपर। तो उससे हुआ ये कि उसके तमाम जो टास्क उसके पास थे वो थे जो बड़े लेबरियस थे और बड़े ब्रूट फोर्स किस्म के थे। तो जितना ऑटोमेशन का नुकसान इंडिया का होगा किसी को नहीं होगा। तो हमारे पास ये राइट टाइम है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग लीप फ्रॉग कर सकते हैं। तो हमारी बड़ी उम्मीद है आपसे वापस था, तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचिएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप ज़रूर देखें। वेनर बुश की रिपोर्ट है साइंस द एंडलेस फ्रंटियर, जो उन्होंने 1945 में लिखी थी। यू शुड रीड दैट वन। अगर आपने, उम्मीद है आपने पढ़ी होगी, अपनी टीम ने पढ़ी होगी पर ऑलरेडी, नहीं आपने देखा, भूल गए, आपके जहन में नहीं है, तो आप उसको ज़रूर वापस पढ़ लीजिए। दूसरी चीज़ ये कि प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने एक लेटर लिखा था, फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने, जुलाई 25, 1945 में, वार टाइम साइंस ऑपरेशंस के ऊपर। वो ज़रूर करें, वहाँ से बेसिस बुनियाद बनी थी कि डिजिटल पॉलिसी मुल्कों के लिए क्यों ज़रूरी होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली data.gov बनाई है, उस वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए, जहाँ उसने डेटा को एज एन नेशनल स्ट्रेटेजिक असेट डिक्लेयर कर दिया है। तो डेटा क्या होता है और डेटा को नेशनल बिल्डिंग के अंदर उसका क्या काम है, वो ज़रूर आपको वहाँ से देखने का मौका मिलेगा। हमारे पड़ोसी मुल्क में आप आसाम गज़ट ज़रूर देखिए, आप डिजिटल सऊदी की पॉलिसी देखें। सऊदी अरब ने बड़ा अच्छा काम किया, इन्होंने पूरा फोकस किया अप स्किल के ऊपर। यूनिवर्सिटी को लेकर आए, कोर्सेरा को लेकर आए, इन्होंने डिफ़ाइन कर दिए कि 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो फ्यूचर में आएंगी और जो फ्यूचर ऑफ वर्क के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। आगे की दुनिया में कोडिंग ज़रूरी है, कंप्यूटर लिटरेसी ज़रूरी है, मुझसे आप बहुत ज़्यादा बेहतर जानती हैं। इस वक्त ग्लोबल लिटरेसी अगर हम डिफ़ाइन करते हैं कि बंदा अपना नाम लिख सके, उसको अगर मूव करके हम बोलते हैं कि बंदा कोड कर सके, तो इट विल ड्रॉप फ्रॉम 86% टू लाइक 3%। तो सऊदी अरब ने क्या किया, उसने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को देखा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। AI हो गई, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसीज, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, IoT, 3D प्रिंटिंग। उसके बाद उन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट किए, कोर्सेरा से बात की, यूनिवर्सिटी से बात की और कहा जी हम पैसे देंगे, आप हमारे बच्चों को पढ़ाएं। और धड़ाधड़ सऊदी इन ग्रेजुएट्स हो रहे हैं इन डिग्रीज़ के अंदर और इन तमाम सर्टिफिकेट्स के अंदर। पाकिस्तान में आपको बताता चलूँ कि 3D प्रिंटर बैन है, तो आप पाकिस्तान में 3D प्रिंटर नहीं ला सकती। अगर आपके बैग में हो तो वो आपको रोक लेते हैं और कस्टम वाले इसको रिलीज़ नहीं करते, बिकॉज पिछली गवर्नमेंट में चौधरी निसार साहब ने बैन कर दिया था। वो समझते 3D प्रिंटिंग से सिर्फ आप बंदूकें बना के लोगों को फायर करके मार सकते हैं और कुछ दुनिया में काम नहीं कर सकते। तो इन तमाम पॉलिसीज़ को आपको बदलना होगा। मज़ीद एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, इसमें आप डिजिटल इंडिया को ज़रूर देखें। डिजिटल इंडिया ने अखीर काम किया है, बहुत बेहतरीन काम किया है आधार ID कार्ड के ज़रिए, जो काम हम नेशनल नादरा के साथ भी कर सकते हैं अपने ID कार्ड्स के साथ। सिर्फ और सिर्फ जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है आधार की वजह से, वो 53% एडल्ट
जिनके पास बैंक अकाउंट था वो 53% से 80% पर आ गए। 300 मिलियन लोगों ने बैंक अकाउंट्स खोले इंडिया ने सिर्फ आधार कार्ड के बाद, बिकॉज वो आधार कार्ड का जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली आपको इंटाइटल कर देता है बैंक अकाउंट के लिए, और फिर आप कहीं भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी एग्जांपल है। उसमें आप देखिए ई क्रांति के ऊपर उन्होंने आप स्किल्स के ऊपर जो काम किया है, भारतमाला के ऊपर जो रोड कनेक्शंस के ऊपर काम किया है, भारतमाला परियोजना कुछ उसका नाम है इस तरीके से, रोडों को किस तरह कनेक्ट किया कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से डिजिटल इंक्लूजन के अंदर हेल्प करती है, आप उसको ज़रूर देखिए। सागरमाला को आप देखिए, भारत नेट को देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो भारत ऑलरेडी कर चुका है। 2015 में भारत ने शुरू किया था, 4 साल काम करते हुए हो गए और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बायासिस को एक साइड के ऊपर रखें, दुनिया में कहीं से भी कोई चीज़ सीख सकते हैं तो उनको ज़रूर सीखनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप उनको बुलाएं, उनसे ज़रूर बात करें। बहुत अच्छा होता है सेक्रेटरी से बात करना, ब्यूरोक्रेसी से बात करना, डिफेंस से बात करना, लेकिन ये लोग आम जिंदगी में नहीं रह रहे। जो आम लोगों को प्रॉब्लम आती है इनको नहीं पता होता। जब पाकिस्तान में हम बात करते हैं किसी भी काम करने की, तो आप पाकिस्तान को बड़ी आसानी से 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाती है गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट की सर्विसेज, ब्यूरोक्रेसी, तमाम लोग आते हैं। दूसरी होते हैं सिटीजन्स, तीसरी होती हैं कंपनीज, और चौथी होती है हमारी आर्मी और डिफेंस। आप कोशिश करें अपना फोकस आप सिटीजन्स के ऊपर रखें, कंपनीज़ पे रखें और फिर गवर्नमेंट पे रखें, और ये डिफेंस वाली साइड को आप टच ना करें शुरू के अंदर, कम से कम शुरू के 2-3 साल तक। सिटीजन्स तो बेचारे सारी बात मानते हैं ना, हमारे मुल्क में कोई प्राइवेसी का रोना होता है ना किसी को कोई इख्तलाफ होता है। आप नादरा बनाते हैं, बोलते हैं जी आपको जाना है वहाँ पे, लाइन बनानी है और आपने शनाख्ती कार्ड बनवाना है, हमारी पूरी मुल्क हमारा पूरी की पूरी कौम लाइन बना के खड़ी हो जाती है। आप पासपोर्ट ऑफिस को डिजिटाइज़ करते हैं, बंदे को बोलते हैं 3 काउंटर हैं, 1 2 3 4 इन काउंटर्स पर आपने जाना है, हमारी पूरी कौम लाइन बना के वहाँ खड़ी हो जाती है। आप बोलते हैं आपको सिम नहीं मिलेगी जब तक आपका बायोमेट्रिक डेटा नहीं होगा, हमारी पूरी मुल्क अपने अंगूठे के निशान लगाना शुरू कर देती है। आप बोलते हैं आपका अकाउंट नहीं खुलेगा जब तक आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, हमारी कौम उस पर भी कंप्लायंस करती है और किसी किस्म की शिकायत नहीं करते। तो सिटीज़न तो डिजिटल इंक्लूजन के अंदर, पॉलिसी के अंदर ऑलरेडी तैयार बैठे हुए हैं। यही हाल कमोबेश कंपनीज़ का भी है। उनको सिर्फ प्रॉब्लम होती है टैक्स के अंदर। अगर आप FBR को, टैक्सेशन को बेहतर कर देती हैं तो वो भी सारे के सारे ऑन बोर्ड हो जाएंगे। गवर्नमेंट में आपके पास है, आप PM डायरेक्टली इसको होस्ट कर रहे हैं पॉलिसी को, तो उम्मीद है कि वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ काम कर सकती हैं। आर्मी वाला थोड़ा टेढ़ा मसला है, उसको आप दूर रखें। मैंने बार बार सुना आपको कहते हुए कि आप कहती हैं कि नादरा अच्छी एग्जांपल है, नादरा के साथ हम ये कर सकते हैं, नादरा के साथ वो कर सकते हैं। भूल जाए नादरा को, नादरा आपके साथ कुछ नहीं करेगा। नादरा ने, उस्मान मुमीन ने बड़ा अच्छा काम किया था कि उन्होंने मास्टर कार्ड से शायद किसी से बात की थी कि हमारा NIC का जो नंबर है वो हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड के तौर पे यूज़ हो सकेगा, उसके ऊपर हम क्रेडिट कार्ड से परचेज़ कर सकते हैं। चौधरी निसार साहब ने नोटिफिकेशन निकाला और पूरे का पूरा जो एग्रीमेंट था वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर बात है आर्मी डिफेंस को यही लगता है कि इससे हमारा जो फाइनेंशियल डेटा है वो बाहर लीक हो जाएगा। उनकी बात गलत भी कहीं से नहीं है। अगर कोई चीज़ लीक हो जाती है, पूरे मुल्क का डेटा कहीं चले जाता है तो बड़ी मुश्किल की बात होगी। लेकिन दिस इज़ द ना हार्ड केस ना, जो हार्ड नट टू क्रैक। तो अभी इसको न छोड़ें, इसके ऊपर अभी आप फोकस करेंगी, 100% डिपेंड करेंगी कि जी आपने डिफेंस से ही शुरू करना है, आपने नादरा से ही शुरू करना है, यू आर गोइंग नोवेयर। ये बात आपको मैं तजुर्बे से बता रहा हूँ। तो उन लोगों को भी भूल जाइए जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, उनको अभी आप उनके हाल के ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ों पे फोकस करें। कुछ चीज़ें मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। जी मैं बात कर रहा था नामों की, कुछ लोगों की कि आप उनसे मिलें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में रह रहे होते हैं और आपको बड़ा गाइड कर सकेंगे। पहला नाम जो मेरे जहन में आता है वो है डॉक्टर शाहिद महमूद का। इंटरेक्टिव ग्रुप के CEO हैं, पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं, बड़े स्टडी प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हुए हैं। ही वुड टेल यू कि पाकिस्तान में कौन सी चीज़ कहाँ चलती है, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं चलती, कौन सा काम हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। आप 1 घंटा अगर उनके साथ गुजार लेंगे आपकी टीम, तो कम से कम आपको साल, 2 साल, 3 सालों की मेहनत बच जाएगी, जो आप पूरे मुल्क में घूम के वो चीज़ें मालूम नहीं कर सकते। आप ज़फ़र खान से मिल लीजिए, अपनी कंपनी चलाते हैं लाहौर के अंदर IT की, उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप सलीम गोरी से मिल लीजिए नेटसोल के, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि पाकिस्तान में अगर नया टाटा चाहिए, वाइप्रो चाहिए तो आप किस तरह स्केल कर सकते हैं। आप डॉक्टर ज़रताश अफजल उज़मी से ज़रूर मिलें लम्स के अंदर। आप डॉक्टर सभी अनवर से मिलें जो स्टेम के ऊपर काम करें लम्स के अंदर। आप डॉक्टर अतहर उसामा से मिलें जो प्लानिंग कमीशन के पहले मेंबर भी रह चुके हैं। आप रिहान अल्लाह वाला से मिलें। उनका फ़ायदा ये है कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के आदमी हैं। वो कहीं पर भी अपना फ़ोन लेके चले जाते हैं और वीडियो बनाने लग जाते हैं। उनको फ़िक्र नहीं होती कौन देख रहा है, क्या कहेगा, क्या पहना हुआ है, क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं पता। बड़ी बेशर्मी के साथ ना, गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो जाके वीडियोस बना लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा, आप जितनी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं आप उनको भेज दीजिए कि आप जाएँ और जाके पब्लिक का इनपुट मालूम कर लीजिए, फीडबैक मालूम कर लीजिए क्या है। आप जाके देखें फला सिस्टम आज चल रहा है या नहीं चल रहा, वो आपको लाइव ब्रॉडकास्ट ना पूरी पाकिस्तान से रिपोर्ट्स कर सकते हैं, वो अपने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर। बड़े काम के बंदे हैं। आप हशाम सरवर से बात कीजिए,
वो आपको बताएंगे कि फ्रीलांस मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरीके से आप आगे चल सकते हैं। आप अशर से मिल लीजिए, वो पाशा के में भी काम किया है, पिसे में भी काम किया है। वो आपको बता सकते हैं कौन कौन सी मुश्किलात हैं जो हमारे स्टार्टअप्स को आती हैं। आप वकास पिताफ़ी से बात कर लीजिए, आप ज़िया हाशमी से बात कर लीजिए, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के वो पिछले चेयरमैन भी रह चुके हैं। अगर आपको मज़ीद नाम चाहिए मैं आपको मज़ीद नाम दे दूँगा, लेकिन 10-12 बंदे आपको कम से कम बता देंगे कि कारपेट के नीचे जो तारे लगी हुई हैं उनका कलर क्या है, और आपकी बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प हो जाएगी। आखिर में कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स में आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ क्विक विंस के तौर पे। अगर आप इनके ऊपर काम करेंगे इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। ये आपका क्विक विंस होगा। जैसे ही पूरी कौम तमाम लोग देखेंगे कि आप लोग कुछ कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं, उससे आपकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा होगा, लोग आपकी बातों के ऊपर ट्रस्ट करेंगे और सबके सब मिलकर आपका साथ देंगे। पहला काम जो आपने करना है, जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आपने करना ही है, आप ना करें, जो समझता हूँ कि आपको करना चाहिए वो है कि जो भी हमारे पास डेटा है उसको डिजिटाइज़ कर लीजिए। देखिए हमारे पास हेल्थ रिकॉर्ड का डेटा है, हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ के पास तमाम डिस्ट्रिक्ट, तालका, तहसील लेवल से हेल्थ समरीज आती हैं। कहीं के ऊपर कोई एपिडेमिक आई हुई है, कहीं डेंगू के मरीज़ आ रहे हैं, कोई और आ रहे हैं, इनको डिजिटाइज़ कर दीजिए। इसी तरीके से हमारे पास लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है जो काफ़ी अर्से से चल रहा है, पटवारियों का सिस्टम है, ज़मीनों का सिस्टम है, उनको आप डिजिटाइज़ कर दीजिए। इसके अलावा देखें सेंसस हमारे पास 2017 में हुआ है, ये 19 साल बाद हुआ है, 98 के बाद, और आज तक उसका डेटा रिलीज़ नहीं हुआ। आप सही डेटा ही नहीं देंगे, हमें पता ही नहीं होगा किस शहर में, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किस तहसील में कितने लोग हैं, कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने जवान हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बीमार हैं, कितनों को डायबिटीज़ है, कितनों को कैंसर है, कितने अपाहज हैं, कितने डिसेबल्ड हैं, कितने नहीं देख सकते, किन को हेल्थ की क्या प्रॉब्लम है, कितनों को पानी चाहिए। तो आगे हम कोई भी मॉडल नहीं बना सकते। आप सिर्फ सेंसस का डेटा पब्लिश कर दीजिए, तमाम रो डेटा। हम क्या कर सकते हैं, हम उसको, वो ओपन डेटा होता है दुनिया भर के अंदर, हम केगल पे होस्ट कर देंगे। केगल को रिसेंटली गूगल ने एक्वायर किया है और दुनिया भर के 7.5 लाख डेटा साइंटिस्ट मौजूद हैं। वो बैठ के आपको मॉडल्स बनाते रहेंगे। हम $5-10,000 का कोई इनाम रख देंगे उसके ऊपर और वो आराम से बना सकते हैं। आपको इनाम नहीं रखना गवर्नमेंट को, मैं अपनी ज़ाती अपनी जेब से इनाम रख दूंगा, आप डेटा मुझे दे दीजिए। इसका पाकिस्तान लेवल के ऊपर बड़ा फ़ायदा होगा। तो आप डेटा पे काम करें। डेटा अगर आप जो भी डेटा एग्जिस्टिंग मौजूद है उसको आप डिजिटाइज़ कर सकते हैं, उसका बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए मैं आपको छोटी छोटी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि इसकी नीड क्यों है, इतना ज़रूरी क्यों है। आप कुछ डेटा है जो गवर्नमेंट के पास फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, आप पूरा हफ्ता ले लीजिए, आप एक हफ्ते में ढूंढ लीजिए। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए पाकिस्तान में थाने कितने, थाने मीन्स पुलिस स्टेशंस। हमारे पास सैलाब आता है, ज़मीन के ऊपर आ जाता है, चले जाता है, थाने वहीं पे चल रहे होते हैं, ख़त्म हो चुके होते हैं और आज तक हमारे रिकॉर्ड पे तो थाने वहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान में शायद ही कोई शख्स आपको डेटा दे सके कि पाकिस्तान जियो कोऑर्डिनेट्स के साथ कि पाकिस्तान में टोटल पुलिस स्टेशन कहाँ हैं, कितने हैं, ये डेटा किसी के पास नहीं है। और हो तो आप प्लीज़ मुझसे भी शेयर कर लीजिए और आप ढूंढ लीजिए, आप हफ्ता ले लीजिए, आपसे मालूम करिए, बताइए पाकिस्तान में टोटल थाने कितने हैं, जियो कोऑर्डिनेट्स उनकी लोकेशन के साथ। वो एक किराए की बिल्डिंग में होते हैं, कहीं और चले जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं और रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं होते। इसी तरीके से पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स कितने हैं, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, क्लिनिक, मतलब दवाखाने, जितने भी सारे इसमें आते हैं, हर्बल मेडिसन के सारे का टोटल कितने हैं। इसी तरीके से स्कूल्स कितने हैं, मदरसे कितने हैं, मस्जिदें कितनी हैं, किस लोकेशन पर कहाँ हैं, डेटा किसी के पास भी नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल डेटा है। तो अगर आप डेटा डिजिटाइजेशन के ऊपर काम करें, सबसे पहले पूरा फोकस करें, कम से कम जो डेटा गवर्नमेंट के पास मौजूद है वो तो अवेलेबल करें ना। लोग इसलिए नहीं करते कि उनको लगता है कि कोई उसमें कीड़े निकालेगा, कोई बोलेगा डेटा सही नहीं है, फैब्रिकेटेड है, कोई और मसला है। वो चीज़ें चलती रहती हैं, इट्स पार्ट ऑफ द गेम ना, वो तो नेचुरल इवोल्यूशन है। डेटा आएगा तो ज़्यादा उस पर क्रिटिसिज्म भी होगी, उसको इंप्रूव भी करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। इसका ये मतलब तो यही नहीं कि हम डेटा को रिलीज़ ही ना करें। तो पहला काम आप ये कर लीजिए। दूसरा, प्लीज़ काम कीजिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर। इसमें बिल्कुल आप नादरा से बात कर सकते हैं, जिस तरह आधार में काम हुआ इंडिया के अंदर, वो काम अगर यहाँ भी हो जाता है कि जो NIC नंबर आपका है वही आपका टैक्स नंबर होगा, वही आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा, या उसकी मदद से आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है। मुझे आपको पैसे ट्रांसफर करने, मैं आपके NIC नंबर पर ट्रांसफर कर दूँ, आपके पास पहुँच जाएंगे। मुझे टैक्स भरना है, मैं अपने NIC नंबर से टैक्स भर दूँ। मुझे गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवानी है, मेरा NIC नंबर ही मेरी गाड़ी के साथ अटैच हो जाएगा। तो एक नंबर के साथ अगर हम पूरे मुल्क को बना लें तो एक बड़ा बहुत अच्छी तरीके से हमारा काम हो जाएगा। इसमें इंडिया ने काम किया उमंग के नाम से, वो आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आप स्टार्टअप्स का एक सेंसस करवा लें। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट बहुत हद तक ज़ाया हो जाता है। वो सैलाब के उस पानी की तरह होता है जिसको हम स्टोर नहीं करते, और वो बजाय इसके कि हमारे लिए पानी की कमी के अंदर हमें फ़ायदा पहुँचाए, हमारे लिए नुकसान का बायस बनता है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 132-133 रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से 110 IT या कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हैं। पाकिस्तान तकरीबन 4,24,000 ग्रेजुएट्स निकालता है साल के, जिसमें से 20,000 बच्चे कंप्यूटर साइंस, IT, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ के निकलते हैं। पाकिस्तान में HEC के करिकुलम के मुताबिक एक रिक्वायरमेंट होती है FYP की, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की, जो बच्चे ने करना होता है। 3-4 बच्चों की टीम होती है, तो 20,000 स्टूडेंट्स के बीच में कुछ 6-6,500 FYPs हर साल के निकलते हैं। मैं पिछले 4-5 सालों से उसको पढ़ रहा हूँ। तो मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में तकरीबन 1300 FYP निकलते हैं लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स के ऊपर। बच्चे वो कॉपी पेस्ट करके कहीं से बना लेते हैं। पूरे मुल्क में शायद 13 भी लाइब्रेरियाँ नहीं है इस काबिल जो काबिल ज़िक्र हों, और हम 1300 लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स हर साल बनाते हैं। फिर हम वो एक रोबोटिक आर्म बनाते हैं, हवा में से गेंद को कैच करते हैं और वापस टॉस करके कहीं फेंक देते हैं।
ये तकरीबन 200-300 प्लेट निकल आते हैं। तो अगर हम सिंपल ये काम कर लें, पहली चीज़ तो ये कि हम स्टार्टअप सेंसस कर लें, जिस तरह पॉपुलेशन सेंसस होता है, आप स्टार्टअप सेंसस कर लें, 30-35 सवाल पूछ लें, आपको मेरी हेल्प चाहिए, मैं आपको डिज़ाइन करके दे दूंगा इंशाल्लाह, कि कितने स्टार्टअप्स हैं, कहाँ पर हैं, किन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी टीम है, क्या फंडिंग रेज की है, क्या एस्पायरेशंस हैं, क्या करना चाहते हैं। तो कम से कम हमें एक बात तो हो कि हम जब स्पेंडिंग करेंगे तो हमें पता होगा हम स्पेंडिंग कर किसके ऊपर रहे हैं, किन चीज़ों पर डिमांड है, किन चीज़ों की डिमांड नहीं है। तो स्टार्टअप सेंसस पे काम कर लीजिए। इसी रिलेटेड एक आइडिया और है कि आप लोग डिफाइन कर दें कि एनआरपीज़ क्या है। एनआरपीज़ में कहता हूँ नेशनल रिसर्च प्रायोरिटीज़ को। पाकिस्तान को अगले 10 सालों में ये चीज़ें चाहिए। मिसाल के तौर पर बिजली का प्रॉब्लम है, वाटर का प्रॉब्लम है, वाटर कौन से किस दरिया में, किस नाले के अंदर, किस डैम के अंदर, किस लेवल के ऊपर है, ये तमाम डेटा हम दे सकते हैं। एयर क्वालिटी का प्रॉब्लम है, इसमें हम सेंसर इंस्टॉल कर सकते हैं पूरे मुल्क के अंदर। भारत तो पाकिस्तान की नेशनल रिसर्च प्रायोरिटीज़ क्या है, हम ऊपर टॉप के ऊपर तमाम 10-20-30 चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे। अब तमाम चीज़ें जो होंगी उसी फनल में से नीचे आएंगी। आपने कोई ग्रांट देनी है, आपने कोई इग्नाइट फंड से ग्रांट देनी है, आपने ICT R&D फंड से ग्रांट देनी है, आपने यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कुछ करवाना है, रिसर्च करवानी है, पूरा का पूरा मुल्क उन 10 चीज़ों पर काम करेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ। अगर हम एक वेबसाइट बना लें, बिल्ड फॉर पाकिस्तान, जिसमें हम ये 10 प्रायोरिटीज़ एरियाज़ लिख दीजिए कि ये हमारी नेशनल रिसर्च प्रायोरिटीज़ ये हैं, मुल्क को इन 10 चीज़ों की ज़रूरत है। आप कहीं पर भी हैं पूरे मुल्क में, आप फ्रीलांस कंसल्टेंट हैं, आप फैकल्टी मेंबर हैं, आप FIP के ऊपर काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपकी कंपनी है, आप बताएं 10 में से किस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं। तमाम बंदे वहाँ इन्फॉर्मेशन दे दें, रिसर्चर्स इसमें कनेक्ट हो जाएंगे, कंपनीज कनेक्ट हो जाएंगी, मुल्क की कम से कम 10 प्रॉब्लम तो हर साल सॉल्व हो जाया करेंगे। और ये बहुत बहुत आसान सा एक वेबसाइट बनानी है, तमाम स्टूडेंट्स को बोलना है आप रजिस्टर करें, थोड़ा सा उनको इंसेंटिवाइज कर दें, पूरी सिस्टम को गेमीफाई कर दें कि पता चले पाकिस्तान में कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये काम बहुत आराम से हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग बिलियन ट्री सुनामी की बात करते हैं, तो एक छोटी सी हम ऐप बना सकते हैं कि आप दरख्त के पास जाएं, दरख्त की तस्वीर खींचें, वो जियो कोऑर्डिनेट के साथ, और मशीन लर्निंग टूल्स हमारे पास मौजूद हैं कि हम उसको चेक कर सकते हैं उसकी इमेज से कि किस किस्म का दरख्त है, नीम का दरख्त है, आड़ू का दरख्त है, सेब का दरख्त है, उसकी हाइट क्या है, उसकी सेहत कैसी है, और जियो कोऑर्डिनेट मार्क कर दें तो हमें एक्जैक्टली पता होगा पाकिस्तान में कितने दरख्त हैं। फिर वॉलंटियर्स जाके 1 साल बाद, 6 महीने बाद उसी तरह की तस्वीर खींच सकते हैं और उसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं। तो सेंसस की भी एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ज़्यादा भी काम कर सकते हैं। अब स्किलिंग के ऊपर काम करें कि लोगों को हमें क्या पढ़ाना है। आगे ऑटोमेशन आ रही है, AI तकरीबन 800 मिलियन जॉब्स ख़त्म करेगी दुनिया में अगले 10 सालों के अंदर, लेकिन 600 मिलियन जॉब्स क्रिएट भी करेंगी। लेकिन जो चीज़ें आगे आ रही हैं, क्या हमारे पास वो लोग मौजूद हैं? क्या हमें बच्चों को क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ानी चाहिए, ब्लॉकचेन पे जाना चाहिए? बाय द वे, ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी का प्रॉब्लम भी आज तक पाकिस्तान में सॉल्व नहीं हुआ है। पता ही नहीं चल रहा है कि जायज़ है, नाजायज़ है, हलाल है, हराम है, बड़ा मसला है। इस पर भी आप थोड़ा सा प्लीज़ इसके ऊपर काम कीजिए। और आखिरी चीज़ जो आपसे रिक्वेस्ट करनी है वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन ने हमारी ज़िंदगी अजाब की हुई है। ना हमसे RTO चेंज होता है, ना टैक्स प्रॉपर फाइल होता है। हम वकीलों के हाथ में वो गेंदों की तरह होते हैं, वो जैसे चाहे घुमाते रहते हैं, सब कुछ करते हैं और आखिर में पता चलता है फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह ही गई है। तो ये छोटी छोटी कुछ गुजारिशात थी। उम्मीद है आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगी होंगी। उम्मीद है आप इनके ऊपर गौर करेंगी और समझेंगी। और अगर आप नहीं, आपके पास टाइम सुनने का, या आप इस पर नहीं अमल करना चाहती, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा सिंपल सी, कि आप इस वीडियो को संभाल के रख लीजिए, ताकि जब आप 1, 2, 3, 4, 5 साल बाद जब भी आप इंशाल्लाह ताला वापस जाएंगी तो आप इस वीडियो को देख सकें और फिर कंपेयर कर सकें कि मैंने कौन सी सजेशंस दी थी, कौन सी बातें कही थी, कौन सी बातों को करने का मना किया था, आपने किस तरीके से किया और उसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हुआ, कौन सी चीज़ें सही थी, कौन सी चीज़ें गलत थी। मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा, आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। आपकी टीम थोड़ी सी नई है, मैं इन चीज़ों को पिछले 12-15 साल से देख रहा हूँ और माफ़ी चाहता हूँ इंडिया की एग्जांपल देने के लिए। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया और न्यूयॉर्क टाइम्स 2004 से पिछले 15 सालों से डेली पढ़ता हूँ, तो कम से कम मुझे ये पता होता है इन 2 मुल्कों में कम से कम क्या हो रहा है। तो कुछ अच्छी एग्जांपल्स थी जो हमसे सीख सकते हैं, इसीलिए एग्जांपल्स दिए और कोई वजह नहीं है। तो उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मेरी वीडियो से इतने का शुक्रिया एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। आई ट्रस्ट यू कि यू आर दी वन हु कैन लीड आवर कंट्री टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। लेट मी नो इफ़ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.